हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अब हम कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं और उसका एक चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, जो कि हमारा अब कंप्लीट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसमें मैंने बहुत सारे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाए हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी करवाए हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not absorbed through soil? Which of the following is not absorbed through soil? निम्नलिखित में से कौन मिट्टी से अवशोषित होने वाला खनिज तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मिट्टी से अवशोषित होने वाला यानी कि अब्जॉर्ब्ड होने वाला तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो कल के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि पौधे के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होने वाला तत्व कौन सा है। पौधे के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होने वाला तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा था? वो कार्बन था। और जो कि कार्बन क्या होता है कि वो मिट्टी से अवशोषित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कार्बन है वो मिट्टी से अवशोषित नहीं होता, जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी तत्व है। तो वो कौन सा है? वो कार्बन है, और जो कि मिट्टी से अवशोषित नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग प्रोटीन? बाइंडिंग का मतलब होता है जोड़ना या फिर बांधना। प्रोटीन विद न्यूक्लिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग प्रोटीन विद न्यूक्लिक एसिड? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व है जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को बांधता है यानी कि जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा निकिल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आयरन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कैल्शियम। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व है जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को बांध के रखता है यानी कि जोड़ के रखता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो वो कौन सा होगा तत्व? वो कैल्शियम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। Which of the following is required for binding protein with nucleic acid? कौन सा होगा? वो कैल्शियम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम इज मेनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, मैग्नीशियम इज मेनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, मैग्नीशियम मुख्य रूप से कैसे पाया जाता है, कैसे मौजूद होता है? तो इसमें यही पूछ रखा है कि जो मैग्नीशियम होता है पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके लीव्स के अंदर ये पाया जाता है। लीव्स में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो होता है मैग्नीशियम। तो वो किस फॉर्म में मिलता है, किस रूप में मिलता है पौधों के अंदर, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सिट्रेट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फॉस्फेट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोनेट। तो जो मैग्नीशियम होता है, इसमें ये ध्यान रखना दोस्तों कि मैग्नीशियम पूछा है, मैग्नीज नहीं पूछा, मैग्नीशियम पूछा है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो किस फॉर्म में, किस रूप में पाया जाता है? तो वो कार्बोनेट रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following element is very essential for uptake and utilization of calcium and membrane function? membrane का मतलब होता है झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन दे रखा होता तो उसको बोलते कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली। Which of the following element is very essential for uptake and यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड मेम्ब्रेन फंक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
कैल्शियम और झिल्ली के उपयोग के लिए जरूरी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैल्शियम और झिल्ली के उपयोग के लिए जरूरी होता है यानी आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कॉपर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोरॉन। तो वो कौन सा तत्व होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या होगा वो? बोरॉन, जो कैल्शियम और झिल्ली के लिए उपयोग के लिए जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनरल्स प्रेजेंट इन सेल वॉल इज, द मिनरल्स प्रेजेंट इन सेल वॉल इज, कोशिका भित्ति, यहाँ पे वॉल दे रखा है, वहाँ पे मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली और वॉल का मतलब होता है भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोथ बी और सी, सॉरी यहाँ पे बी आएगा, बी और सी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, उसके लिए जो जरूरी तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एक तो कैल्शियम और एक मैग्नीशियम। मैग्नीज Mn होता है, मैग्नीशियम Mg होता है। तो कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एचएससी के अंदर, प्लीज क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से जरूरी होते हैं कोशिका भित्ति को बनाने के लिए? तो वो होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इनमें से कोई एक मिलता है तो आप एक दोनों में से एक को भी टिक कर सकते हैं, आप कैल्शियम को भी टिक कर सकते हैं या फिर मैग्नीशियम को, और बाकी आपको दोनों ही मिलेंगे ये पेपर के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चंस को प्लीज समझ के कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एसेंशियल फॉर रूट हेयर ग्रोथ, विच इज एसेंशियल फॉर रूट हेयर ग्रोथ, जो जड़ बालों के विकास के लिए अति आवश्यक है वह तत्व कौन सा है? जो जड़ बालों के विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जिंक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मोलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सल्फर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। तो जो रूट हेयर होते हैं पादपों के अंदर, तो उसमें कौन सा तत्व जरूरी होता है? तो वो होता है कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मिनरल न्यूट्रिशन के आप जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से प्लांट फिजियो का ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप बायो के जो भी मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड आपके जो भी एग्जाम्स है ना, उसमें प्लांट फिजियो का काफ़ी वेटेज है, तो उसके अंदर है ना मिनरल न्यूट्रिशन में से क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है। तो प्लीज़ जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ मिनरल न्यूट्रिशन के, प्लीज़ हर क्वेश्चंस को ध्यान से समझ के कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर रोल ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट मेटाबॉलिज्म इज, द मेजर रोल ऑफ फॉस्फोरस इज इन प्लांट मेटाबॉलिज्म इन, पौधों में यानी कि पादपों में मेटाबॉलिज्म में फॉस्फोरस की क्या भूमिका है, मतलब फॉस्फोरस के कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है टू जनरेट मेटाबॉलिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है टू इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी है टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर डी है टू क्रिएट एनारोबिक कंडीशन। तो दोस्तों आपको इनके मीनिंग तो याद हो गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन होता है श्वसन यानी सांस लेना। तो ऐसे से जो कॉमन से वर्ड है ना उनको प्लीज़ आप याद रखिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व होने में आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो आपके इजीली हो जाए। तो इसके अंदर ये पूछा गया है प्लांट में पौधों में फॉस्फोरस का कार्य क्या है मेटाबॉलिक प्रक्रिया के दौरान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
करेक्ट आंसर होगा। इसका कार्य क्या है फॉस्फोरस का मेटाबॉलिक रिएक्शन में? तो इसका कार्य है टू जनरेट मेटाबॉलिक एनर्जी। तो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है ना, उसको जनरेट करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है फॉस्फोरस, जो कि प्लांट्स में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसी वेव से मैं बता रही हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को समझिएगा और फिर ही क्वेश्चंस को कीजिएगा। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है phosphorus is a structural element in phosphorus is a structural element is जो phosphorus होता है वो तत्व किसकी रचनात्मक इकाई है? मतलब किसके अंदर वो पाया जाता है, किसका रचनात्मक तत्व है? तो वो phosphorus किसका रचनात्मक तत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा फैट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी है हमारा न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो फॉस्फोरस होता है वो किसके रचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल बोला है ना इसने, तो रचनात्मक होगा, संरचनात्मक तत्व है। तो किसका है वो है न्यूक्लियोटाइड का। ये आपको समझ में तब आएगा जब हम करेंगे डीएनए से रिलेटेड टॉपिक्स, आरएनए से रिलेटेड टॉपिक, उसके अंदर ये टोटली पूछा जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला उसके अंदर हम पढ़ेंगे डीएनए के जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आरएनए के हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप वैसे याद रखिए इस क्वेश्चंस को कि फास्फोरस जो होता है किसका संरचनात्मक तत्व है? तो वो किसका है? वो है न्यूक्लियोटाइड का। तो आप ऐसे इसको याद रखिए क्योंकि ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला क्वेश्चन प्लांट फिजियो के अंदर भी है आपका, और ये वाला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टॉपिक्स जो भी अपने आएंगे उसके अंदर भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस हर टाइप से पूछने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तभी मैंने इसको यहाँ पे करवाया प्लांट फिजियो में, ताकि आपको ये याद रहे जब भी हम टॉपिक्स को आगे कवर करेंगे तो आपको ये याद रहना चाहिए कि मैंने कौन सा क्वेश्चंस कब करवाया था। तो ऐसे ऐसे आप क्वेश्चंस को याद रखेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमैच्योर लीफ फॉल इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रीमैच्योर लीफ इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ समय से पहले पत्तियों का गिरना किसकी कमी की वजह से होता है? प्रीमैच्योर लीफ फॉल इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ समय से पहले पत्तियों का गिरना किस तत्व की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मॉलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सल्फर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सोडियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फॉस्फोरस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस। तो देखिए दोस्तों फॉस्फोरस के कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पौधों के लिए, क्योंकि जो भी आपके तत्व हैं यानी एलिमेंट है इसके अंदर जो पूछे जाते हैं वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मैक्रो का हो या माइक्रो का, दोनों ही दोनों के जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी तत्व होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी का ज़्यादा रोल है तो किसी का कम है, लेकिन इम्पोर्टेंट दोनों होते हैं। एक की भी डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसमें प्लांट में डिजीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फॉस्फोरस की जब भी कमी आ जाती है तो क्या होता है पौधों के अंदर, जब फॉस्फोरस की कमी आ जाती है तो पत्तियां समय से पहले गिरने लग जाती हैं, तो वो किसकी कमी होती है? वो होती है फॉस्फोरस की कमी। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is widely used metal cofactor? Which of the following is widely used metal cofactor? निम्नलिखित में से कौन व्यापक रूप से मेटल कोफैक्टर के लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैल्शियम आयरन। जो भी आपको दोस्तों ये छोटी सी बात मैं बताना चाहती हूँ, जो भी आपको कोई भी एलिमेंट का किसी भी तत्व का नाम जब दे रखा होता है, जैसे ये दे रखे अपने, तो ये जब इसके प्लस के फॉर्म में ऐसे दे रखे हो तो इसका मतलब होता है आयंस की फॉर्म में ये दे रखा है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को याद जरूर रखिएगा। तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक तत्व है जो मेटल यानी धातु कोफैक्टर के लिए उपयोग किया जाता है यानी यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैल्शियम आयन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एल्यूमिनियम आयन,
ऑप्शन नंबर सी है हमारा निकल आयन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मैग्नीशियम आयन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकल आयन। तो क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निकल पे तो बहुत सारे कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जिस पे जितने कम क्वेश्चन होंगे वो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसीलिए वो पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अब और बहुत सारे एलिमेंट है जिनमें बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आप उनको ढंग से पढ़ोगे तभी आपको सारे सीक्वेंस से याद होंगे और आपको सारे इजीली समझ में आएंगे। और ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही तत्व की वजह से होता है, मतलब उसके साथ कंबाइन होता है लेकिन मेन वो एक होता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं आपके। तो मैंने मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर आपको मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं जो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा लेवल का है। तो मैं यही चाह रही हूँ दोस्तों कि आप हर क्वेश्चंस को प्लीज़ समझिएगा। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है ना, तो प्लीज़ आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कीजिएगा। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई नहीं करते। तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चंस को मैं पूछती हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।